हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर में। मैं जयेश चौधरी आपके लिए आज लेकर आ गया हूं आपके पॉलिटिक्स की अगली क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के भाग दो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, कि कोई देश में किस व्यक्ति को किसी देश का नागरिक कहा जाता है और नागरिक होने से उसके क्या क्या फायदे तय हो जाते हैं और नागरिक नहीं होने से उसके क्या क्या नुकसान भी बनते हैं। इन सारी बातों को हम आज की इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, आज हमने माइक नया लगाया है क्योंकि माइक की दिक्कतें आ रही थी। तो आप इस पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज हमारी क्लास को। भाग दो, नागरिकता। तो देखिए, हमारे संविधान, भारतीय संविधान की बात करते हैं, जिसमें भाग दो है नागरिकता। भाग एक हमने पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, कि कितने कितने क्षेत्र में भारत फैला है और भारत को एक राज्यों का संघ है, और कोई नया क्षेत्र कैसे शामिल किया जाता है, किसी भी तरीके से हम क्षेत्र के बारे में क्या करते हैं, वो इससे पिछली क्लास में था। ये क्लास आपको नागरिकता के बारे में मिलेगी। तो नागरिकता ये कहलाता है आपका पार्ट टू, या फिर अच्छा इंग्लिश में देख लीजिए पार्ट टू, या फिर आप इसे कह सकते हैं भाग दो। और ये आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक के बीच में आता है। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक आपको इस पूरे भाग में देखने के लिए मिलता है। तो ठीक है, हम लोग समझते हैं बात को। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। एक बात, दूसरी बात, सिटीजनशिप क्या होती है, तो आप इसका जवाब देंगे कि कोई व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंध और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा या जानकारी, राज्य और व्यक्ति के अंतर संबंधों की उद्घोषणा। इसका अर्थ क्या हुआ, उद्घोषणा। तो देखिए, इस बात को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है, उसका अपने देश के साथ क्या कनेक्शन होगा, उसके अंतर संबंध यानी कि व्यक्ति और राज्य के बीच में इंटर रिलेशन। तो अंतर संबंध का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति और उस राज्य के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। व्यक्ति राज्य के लिए किस प्रकार की अपनी भावना अपने मन में रखेगा, और राज्य अपने यहाँ के नागरिक को, अपने यहाँ के व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। इस तरह की बात यहाँ पर की जाती है। उसी को कहते हैं, जिन जिन लोगों के बीच में ये चीज होती है उसको कहते हैं नागरिकता। अर्थात कोई व्यक्ति की नागरिकता उस व्यक्ति के और राज्य के अंतर संबंधों को डिस्कस करती है, ये कहलाती नागरिकता। तो पहली बात परिभाषा तो हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो भारत में नागरिकता का प्रकार कैसा है, मतलब किस प्रकार की नागरिकता है, किस प्रकार की सिटीजनशिप है। तो भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। किस प्रकार की नागरिकता है, नागरिकता, तो आप कहेंगे एकल नागरिकता। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता नागरिकता इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझ लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो केवल और केवल भारत का नागरिक होता है, अपने अलग अलग स्टेट का नागरिक नहीं होता है कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हो गया, महाराष्ट्र का नागरिक हो गया, उत्तर प्रदेश का नागरिक हो गया। ऐसा नहीं होता। जबकि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अगर देखेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक होता है तो वो अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ में पूरे देश का नागरिक तो है ही वो संघ का। उसके अलावा जैसे वो कैलिफोर्निया का नागरिक हो सकता है, वो लॉस एंजलिस का हो सकता है, अलग अलग जगहों का, फ्लोरिडा का हो सकता है। अपने स्टेट का भी नागरिक होता है और एक केंद्र अमेरिका का भी नागरिक होता है, मतलब संघ का भी नागरिक होता है और राज्य का भी नागरिक होता है। तो दो नागरिकता उस व्यक्ति के पास में होती है। लेकिन भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो पूरे देश का नागरिक है, कोई राज्य की नागरिकता उसके पास नहीं रहेगी। इसी बात को कह देते हैं एक हरी नागरिकता या एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम लोग, ये जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट एक हरी नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने कॉपी किया है, तो ये किस देश से कॉपी किया है, तो इसके बारे में आप कह सकते हो कि हमने ब्रिटेन का लिया हुआ है। मतलब इसका सोर्स क्या हो गया, ब्रिटेन के देश के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। एक हरी नागरिकता का स्रोत क्या हो गया, तो आप कहेंगे ब्रिटेन का जो संविधान है वहां पर नागरिकता के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कॉपी किया है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, इसको उतार लीजिए फटाक से। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में अगर हम लोगों ने ये वाली चीज को उतार लिया, तो इसके बाद में हम लोग आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल किस तरीके से काम करेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता से जुड़े हुए आर्टिकल हैं। तो इन 5 से लेकर के 11 नंबर तक के आर्टिकलों को हम एक बार समझ लेते हैं। इसके अलावा हम आगे की बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 5 पहले बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद 5 थोड़ा और इधर ले लेते हैं।
अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है आपसे? आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जब हमारा संविधान बना, यानी कि 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो भारत का निवासी था, भारत का निवासी था, मतलब उस समय जो भारत में रह रहा था, जो भारत जिसका घर था, तो भारत का निवासी था, वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। मतलब आर्टिकल 5 आपसे कहता है कि भैया अगर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के समय पर, आज़ादी के बाद जो इस देश में ही रह रहा था, कब तक? संविधान बनने की तारीख तक, टिल डेट 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक अगर कोई व्यक्ति इस देश के अंदर रह रहा था, तो वो व्यक्ति संवैधानिक तौर पर और आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार इस देश का नागरिक हो जाएगा। उसको किसी और प्रकार की नागरिकता लेने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप से वो इस देश का नागरिक हो जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 5 बड़ा ही आसान सा है, सीधा सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने की तिथि से या उसके पहले से भारत में रह रहा है और भारत का निवासी है, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम समझते हैं अगले आर्टिकल को, वो होगा आपका अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद 6 क्या होगा? तो अनुच्छेद 6 को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 6 क्या होगा? तो अनुच्छेद 6 आपका होता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल 6 ये होता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जो लोग पाकिस्तान से, देखिए देश का बंटवारा हुआ था, तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो ऐसे भी तो लोग थे जो पहले पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जब पता चला कि नहीं देश का विभाजन हो रहा है और देश के विभाजन की वजह से लोग यहाँ पर आना चाह रहे थे कि भैया हम तो यहाँ पर ही रहेंगे, तो 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948, है ना, 19 जुलाई 1948 तक, जो पाकिस्तान से इस तारीख तक जो भारत आ गए, भारत आ गए, भारत आ गए, आ गए, भारत में रहने के लिए आ गए, ऐसे नहीं मजबूरी से तुक्के से आ गए, कि उनका ये विचार उन्होंने तय कर लिया कि हमारे को भारत में ही रहना है और भारत में रहना है, तो वो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर आ गए, बंटवारे के बाद में वो यहाँ पर आ गए। तो देखिए जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके एक साल बाद 48 तक की बात कर देते हैं, वो भी लगभग जुलाई तक का, तो 11 साढ़े 11 महीनों का टाइम था। इस समय में जो भी व्यक्ति भारत में आ गया उसको सीधे तौर पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहता था वो भारत में आएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तारीख याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति भारत आ गया था उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 5 की बात करी हम लोगों ने कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने की तिथि से भारत में रह रहा है तो वो अपने आप से भारत का नागरिक हो जाएगा। अगर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 6 डिस्कस किया है। आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है आपको? अनुच्छेद 7 अनुच्छेद नंबर 7 ये कहता है आपको कि ऐसा हुआ था कि जब देश का विभाजन हो रहा था, तो उसके पहले, देश आज़ाद होने के पहले की बात समझिए कि मार्च 1947 की बात है। मार्च 1947 को कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे और वो लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में गए, और जब वो भारत लौटे तो उन लोगों के लिए ऐसा कहा गया कि अगर ये लोग, वो पहले ये तय करके गए कि हमें पाकिस्तान में रहना होगा, जो फ्यूचर में पाकिस्तान बनेगा हम उसमें रहेंगे, लेकिन वहाँ गए और वहाँ की व्यवस्था उन्हें नहीं जम पाई, या जो भी उधर से उनका अच्छा नहीं लगा, उनको मन नहीं लगा, या जो भी उनको उस समय सिचुएशन रही होगी उसके हिसाब से उन्होंने तय किया कि हमें पाकिस्तान में नहीं, हमें भारत में रहना है। तो मार्च 1900, देखिए समझना इसको, मार्च 1947 को पाकिस्तान गए और 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को तक इंडिया आ गए, इंडिया आ गए, आ गए। तो इन्हें भी कहा गया कि इन्हें भी नागरिकता अपवाप मिल जाएगी, संविधान इन्हें भी नागरिकता देता है, तो इन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी, इन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पे लिख रखी है डेट, इस डेट को मैं इधर भी लिख दूँ, कोई लाइट आपको दिख रही होगी तो 19 जुलाई
1948 ये थी, मिल जाएगी। तो देखिए 3 आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आर्टिकल नंबर 5 जो कह रहा था कि संविधान लागू होने की तिथि तक अगर कोई व्यक्ति भारत में निवासी है तो उसको सीधे सीधे तौर पर भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। उसके बाद में आगे की बात कही गई कि आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा था, 5 के बाद 6, कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया उसे नागरिकता दे देंगे 19 जुलाई 1948 तक। तीसरी बात में ये कहा गया कि कुछ लोग जो मार्च 1947 के आसपास में विभाजन के समय पे वहां पर गए और उसके बाद में वापस से आ गए 19 जुलाई 1948, सेम डेट है दोनों में आने की, 19 जुलाई 1948 के पहले वापस इंडिया में आ गए तो उन्हें भी सिटीजनशिप हम लोग दे देंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सीधे सीधे संविधान के तौर पर उन्हें मिल जाएगी नागरिकता। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सीधे संविधान ने उनको इस देश का नागरिक का होने का हक दे दिया, तो ये नागरिकता यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आर्टिकल तो 5, 6, 7, आगे देखते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 8, तो देखिए ये तो हो गई भारत और पाकिस्तान की बात कि भैया जो भारत में रह रहे थे वो नागरिक भारत के हो जाएंगे, जो भारत के बाहर पाकिस्तान में रह रहे थे वो भारत के हो जाएंगे वापस आ गए तो, और दूसरे भारत से पाकिस्तान गए और फिर से भारत आ गए, ऐसे लोग भी अगर आ जाएंगे तो उन्हें भी दे देंगे। 3 प्रकार के हैं। और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 8 या फिर आपका अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है आपको कि जब आज़ादी के समय जो भी व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा था, ऐसा हो सकता है ना, देखिए अंग्रेज हमारे देश में रहते थे, अत्याचार करते थे, तो उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर या किसी और वजह से कमाई धंधों के चक्कर में कोई व्यक्ति इस देश को छोड़ करके किसी और देश में चला गया। अब उस देश में गया, वहाँ पर वो सेटल हो गया, बढ़िया हो गया, एकदम भारतीय मूल का व्यक्ति है, लेकिन जब उसे पता चला कि हमारा देश आज़ाद हो गया और यहाँ पर एक नया संविधान बन करके सभी देशवासी एक भाईचारे के साथ में वापस से रहने के लिए तैयार हो गए, तो उसे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी अपने देश में जाकर के रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी उद्भव में रह रहा है और भारतीय मूल का है तो उसे अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो वो भी आ जाए, उसे भी नागरिकता मिल जाएगी संविधान बनने की तिथि तक। मतलब कि विदेश में रह रहे भारतीय, विदेश में रह रहे भारतीय जो भारत का नागरिक बनना चाहे, भारत का नागरिक बनना चाहे कब, संविधान लागू होने तक, तो उसे भी ये नागरिकता मिल जाएगी, उसे भी ये नागरिकता सीधे सीधे तौर पर। अब हो सकता है ना सब भी पाकिस्तान में थोड़ी ना रह रहे होंगे, कोई पोलैंड में रह रहा होगा, कोई जर्मनी में रह रहा होगा, कोई केनिया में रह रहा होगा। आपको पता होगा कि युगांडा में तो आधे से ज़्यादा जो बिजनेस थे एक ज़माने में वो पूरे के पूरे इंडियन लोग उसको चलाते थे। आज भी युगांडा के अंदर 1% इंडियन रहते हैं और वहाँ की 60% इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल करते हैं वर्तमान स्थिति के अंदर। तो इंडियंस पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह फैले हुए थे, तो वो लोग अगर भारत में वापस आना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर आ सकते थे। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है आपसे, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश के अलावा किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है आज की तारीख में और वह आगे चल करके किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसका 2 नागरिकता हो जाएगी, एक भारत की और एक उस देश की। तो ये 2 नागरिकता ना होकर के एक ही नागरिकता उसके पास में रहेगी, और जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता लेगा भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। भाई किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं जापान की नागरिकता ली, तो जिस क्षण वो जापान का नागरिक हुआ उसी क्षण से वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब तुरंत क्षण से, है ना, तुरंत प्रभाव से, तुरंत ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो क्या ये पॉइंट रहा आपका? जाएगी। देखिए तो अपन एक बार रिवाइज करते हैं फिर वापस से बोलेंगे। तो हमने सबसे पहले ये वाले पॉइंट डिस्कस किया 5 पर कि जो लोग संविधान बनने की तिथि तक भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 6 पे हमने डिस्कस किया जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। फिर 7वें नंबर पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि विभाजन के समय पर कुछ लोगों को एहसास हुआ कि पाकिस्तान जाना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं जमा, वापस भारत आ गए, तो भारत से गए पाकिस्तान से फिर आए, ऐसे लोगों को मिल जाएगी 5, 6, 7 पे हो गई। 8 पे हम लोगों ने बात करी ऐसे लोग जो उस समय पे
विदेशों में रह रहे थे और भारतीय मूल के थे, अगर वो वापस भारत आकर के भारत का नागरिक बनना चाहते थे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके अलावा 8 के बाद में हम लोगों ने पॉइंट 9 डिस्कस किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो तत्क्षण उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आपको पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 ये बहुत विशेष आर्टिकल है। ये कहता है किसी भी व्यक्ति के किसी भी नागरिक के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अब ये क्या है? इसे सुनने में शायद आपको लगे थोड़ा अजीब सा पॉइंट, लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरीके से भारत का नागरिक बनता है, किसी भी तरीके से, जो भी तरीके मौजूद है उन सभी वैधानिक तरीकों से, लीगल तरीकों से अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है तो जो भारत के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार उसके पास में रहेंगे, कोई उससे नहीं छीन पाएगा। इस बात की गारंटी लेता है आर्टिकल नंबर 10। मतलब आसान भाषा में कहें तो कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो नागरिकों को जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार उसके बने रहेंगे, कोई उससे नहीं छीन पाएगा, चाहे वो कोई से भी एक मेथड से भारत का नागरिक बना हो। ठीक है, हम आगे और मेथड पढ़ेंगे किस तरीके से कोई भारत का नागरिक बन सकता है। तो आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। वहीं पर अगर हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं जो कि इस भाग का आखिरी आर्टिकल होगा, आर्टिकल नंबर 11 अनुच्छेद नंबर 11, 5 से 11 तक सारे आर्टिकल नागरिकता को रिप्रेजेंट करते हैं और ये अंतिम आर्टिकल होता है इसका। इसमें कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून हमारे देश में बनेगा वो हमारे देश की संसद बनाएगी। भाई नागरिकता को लेकर के ऐसा नहीं है ना कि ऐसा तय किया गया है कि नागरिकता को हम रिजिडिटी के साथ नहीं रखते कि आज इसको नागरिक बोलेंगे तो हमेशा इसी को नागरिक बोलते रहेंगे, या नागरिक बनने का प्रावधान कैसा रहेगा आज ही फिक्स कर देते हैं। क्योंकि समय के साथ में देश में परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, व्यवसायों में परिवर्तन होता है, तो लोगों के आने जाने का तरीका, रहने सहने का तरीका बदलते चलता है। तो बदलाव के साथ साथ में उनके नागरिक बनने के तरीके में भी बदलाव आना चाहिए। तो ये तय किया गया कि भविष्य में संविधान बनाने वाले लोगों ने ये तय किया गया कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनाना है वो हम आज नहीं बनाते हैं, भविष्य में जो भी सरकार रहेगी वो सरकार अपने समय में सबसे उचित कानून जो भी होंगे उन कानूनों को वहाँ पर बनाएगी। अगर धीमे धीमे बोलूँ मैं आपको तो मैंने ये कहा कि अगर किसी देश की कोई सरकार है, मतलब हमारे देश की अगर सरकार है तो सरकार अपने समय की स्थितियों का जायजा लेकर के कि आज की तारीख में क्या सबसे उपयुक्त तरीका है किसी व्यक्ति को इस देश का नागरिक बनाने का, वो तरीके से इस देश की नागरिकता उस व्यक्ति को मिल जाएगी। देखिए मैं एक बार देख लूँ वीडियो तो नहीं पॉज हो गया? ठीक है, चल रहा है ना। उसके बाद में तो ये क्या कह रहा है, नागरिकता के संबंध में क्या होगा कि भविष्य में कानून बनेंगे। तो नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेंगे, नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेंगे वो संसद बनाएगी। जो भी कानून बनेंगे वह संसद बनाएगी। संसद आगे हम पढ़ेंगे वैसे संसद के बारे में और डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए संसद संसद बनाएगी। तो देखिए आर्टिकल नंबर 8 क्या बोला, विदेशों में रह रहे भारतीयों को नागरिक बनाने के लिए। 9 कि कोई और देश के नागरिकता लेते हो भारत की खत्म हो जाएगी। 10 नागरिकों तो अधिकार बने रहेंगे। 11 नागरिकता के संबंध में कानून भारत की संसद बनाएगी। तो एक बार आर्टिकल को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है भारत के लोगों की नागरिकता। 6 पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता। 7 पाकिस्तान जाके वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 8 किसी भी देश में रह रहे लोगों की नागरिकता। 9 अगर किसी और देश की नागरिकता लोगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की, ये वाली बात। 10 कि अगर आप नागरिक हो तो आपके अधिकार बने रहेंगे। और 11 नागरिकता को लेकर के कोई भी कानून आगे चलकर संसद बनाएगी। तो ये वाली बात तो हमारी हो जाती है कि हमारे देश में नागरिकता को लेकर के जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11, ये तो आपने समझ लिया। तो देखिए इसमें क्या बात थी, अगर आप गौर कर पाएंगे तो इसमें एक बात आपको समझ में आएगी कि इसमें केवल उन नागरिकों का जिक्र है जो उस समय इस देश में रह रहे थे। हम लोग, आप और मैं, हम लोग उस समय आज़ादी के समय या संविधान बनने के समय अगर पैदा नहीं हुए तो हम लोग इस देश के नागरिक हैं, ये बात कैसे कह पाएंगे। तो इसके लिए बाद में एक अधिनियम आया जिसमें भारत के किसी व्यक्ति को नागरिक होने का आधार दिया गया कि वो किस आधार पर नागरिक हो सकता है। फिर से समझिएगा मैंने क्या कहा आपको पॉइंट। मैंने पॉइंट ये कहा कि जब संविधान बनाया तो इसके अंदर जो भी आर्टिकल लिखे थे, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये सारे आर्टिकल तब के नागरिकों की बात करता है जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि भविष्य के लोग इस देश के नागरिक कैसे बनेंगे, या हम जो आप और मैं जो है जो इस देश के नागरिक हैं वो इस देश के नागरिक क्यों हैं, ऐसा कौन सा अधिकार है हमारे पास में। तो इसके लिए भविष्य में संसद ने अपने आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 11 कहता है ना कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून संसद बनाएगी, तो संसद ने अपने इस आर्टिकल का प्रयोग करके एक कानून बनाया। वो कानून समझते हैं क्या है। संसद द्वारा
संसद द्वारा अपने आर्टिकल नंबर 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल नंबर 11 कहता था ना कि भविष्य में किसी भी प्रकार के लिए अगर नागरिकता के संबंध में किसी को कानून बनाना है तो संसद इसको लेकर के कानून बना सकती है। तो संसद द्वारा इसका प्रयोग किया गया और उन्होंने 1955 में एक कानून बनाया जिसको बोला जाता है भारतीय 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 नागरिकता नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955 1955। देखिए, जब भी अधिनियम लिखा जाता है उसके पीछे साल लिखा जाता है कि ये कौन से साल में आया था। अधिनियम का मतलब होता है इस देश का कानून। पहले क्या होता है कि प्रस्ताव आता है और अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, जब तक वो प्रस्ताव रहता है तब तक हम उसे विधेयक कहते हैं, और जब वो प्रस्ताव संसद द्वारा पास कर लिया जाता है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद वही प्रस्ताव अब अधिनियम कहलाता है, इस देश का कानून कहलाता है। तो अधिनियम अर्थात कानून इस देश का भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये आपका आधार आया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसी में लिख रखा था कि भारत में जो भविष्य में आने वाले लोग होंगे उनकी नागरिकता भारत में किस प्रकार से तय होगी। तो इस अधिनियम के हिसाब से आप और मैं, हम सब भारत के नागरिक होते हैं। जो है, मान लेते हैं ऐसे कोई व्यक्ति देख रहे हैं, जो नहीं है तो फिर वो नहीं है, है ना। तो इसके अंदर 6 बार संशोधन हुआ है, 6 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? 6 बार संशोधन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से आधार होते हैं जिससे हम लोग भारत के नागरिक हैं। 6 बार। कितनी बार संशोधन हुआ पूछोगे तो क्या बताओगे? 6 बार संशोधन हुआ है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा संशोधन की, संशोधन, अगर आप एक बात और याद रखिएगा संशोधन की, कि क्या बात बताएंगे आप संशोधन में, कि ये जो संशोधन हुआ है वो इस अधिनियम में संशोधन हुआ है, वो किसी प्रकार के संविधान का संशोधन नहीं है। मतलब इस कानून के अंदर 6 बार अलग अलग तरीके से संशोधन किया गया है। ये ऐसा संशोधन है जो इस कानून के अंतर्गत होता है, ना कि ऐसा संशोधन है जो संविधान के अंदर कोई बदलाव करता है या संविधान के अंदर संशोधन करता है। तो ये जो 6 बार संशोधन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1986, 1992, 2003, 2005, 3, 5, 15, 19, 2015 और 2019। इसको आप याद करेंगे 86, 92, 3, 5, 15, 19, 86, 92, 3, 5, 15, 19। इस तरीके से दो के सीक्वेंस में याद करना आसानी से हो जाएगा। 86, 92, 2003, 5, 15, 19 इसमें हुआ है। इसी अधिनियम के अंतर्गत हमें 5 आधार बताए गए हैं। इन 5 आधारों की वजह से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। कितने आधार हैं भारत का नागरिक बनने के लिए? भारत का नागरिक, इधर लाइट चमक रही होगी, होने के लिए, भारत का नागरिक होने के लिए 5 आधार है, 5 आधार। ये 5 आधारों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल ये भी बनता है कितने आधार तय किए गए? तो 5 आधार तय किए गए। वो 5 आधारों को हम देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप, इसके आगे का मैं बताता हूं आपको। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत 5 आधार है। इन 5 आधारों के नाम देख लीजिए। नाम आपको सबसे पहले याद रखने ही रखने हैं, बाकी इसके अंदर भी हम लोग समझेंगे थोड़ा थोड़ा। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। नंबर 2, वंश के आधार पर हो सकता है व्यक्ति भारत का नागरिक। वंश के आधार पर एकदम बारीकी से समझेंगे हम, जन्म के आधार पे क्या होता है, वंश के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ में। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। नंबर 4, अगर आप चौथी बात देखते, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, मतलब बिल्कुल अपने जैसा बना लो सामने वाले को, देशीकरण, अभी इसको भी देखेंगे हम लोग, देशीकरण के आधार पर। और 5वीं बात, क्षेत्र अर्जन के आधार पर। क्षेत्र अर्जन, अरे भैया कल को अगर हम किसी देश को, पाकिस्तान को साफ करके अगर हम भारत में मिला लेते हैं तो पाकिस्तान के सारे लोग क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे ना। तो मतलब किसी क्षेत्र पर जब कब्जा करेंगे तो उसके सारे लोग भारतीय हो जाएंगे, वो क्षेत्र अर्जन के आधार पर। देखते हैं हम अब इनको 5 को एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, जन्म के आधार पर, इसकी बात को समझते हैं। जन्म के आधार पर, ये जन्म के आधार पर क्या है इसको देखिए। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ, क्या हुआ? भारत में पैदा हुआ, और उसके पैतृक यानी क्या? माता और पिता, और माता पिता में से कोई एक भी। ठीक है, तो पैतृक या तो दोनों या तो कोई एक पैतृक। ठीक है, पैतृक भारतीय हो,
क्या हो, भारतीय हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो भाई। 26 जनवरी 1950 के बाद वो भारत में पैदा हुआ हो और उसके पैतृक भारतीय हो, और दोनों में से एक पैतृक भारतीय होगा तो भी उसे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन दूसरा पैतृक इलीगल तो नहीं होना चाहिए। मतलब इलीगल का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग किसी गलत तरीके से देश के अंदर घुस जाते हैं और देश के अंदर रहने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स, अनैतिक है ना, या अवैधानिक लोग कहा जाता है, इलीगल लोग कहा जाता है, जो गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर घुस जाते हैं। तो इलीगल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अवैध रूप से, अवैध अवैध नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, या इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल, इलीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब एक पैतृक भारतीय होना चाहिए और दूसरा कम से कम पैतृक, कम से कम एक पैतृक तो भारतीय होना चाहिए। दोनों हुए तो ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से एक भी भारतीय तो भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन दूसरा अवैध नहीं होना चाहिए, इलीगली इंडिया में नहीं आया होना चाहिए, ठीक है। इस वाले सिस्टम में मतलब जन्म के आधार पर जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, इसमें 2 बार संशोधन हुआ है। एक बार 1986 में सबसे पहला संविधान संशोधन, पहला इस कानून का संशोधन इसी में हुआ, और दूसरा 2003 में। ये दोनों संशोधन इसी के अंतर्गत हुए थे, 86 वाला और 92 वाला, सॉरी 86 वाला और 2003 वाला। इसके बाद में देखते हैं आगे। जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भारत में पैदा हुआ, उसके पैतृक में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध तो ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाता है, जल्दी से देखिए, बोलिए, वंश के आधार पर। तो दूसरा कौन सा आ जाता है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कोई भारत का नागरिक हो सकता है, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। अब वंश के आधार का मतलब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कोई व्यक्ति, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ, व्यक्ति मतलब बच्चा, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि सीधे व्यक्ति पैदा हो जाए। तो अगर बच्चा पैदा होता है, आगे चल के व्यक्ति बनेगा, तो 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत के अंदर, भारत के बाहर पैदा होता है, अंदर नहीं बाहर, भारत के बाहर पैदा होता है, कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होता है, बाहर पैदा होता है, कहाँ पैदा हो रहा है भैया, ये भारत के बाहर पैदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन हो, उसके पैतृक भारतीय हो, तो उसके पैतृक, लेकिन उसके उसके पैतृक यानी कि माता पिता, उसके पैतृक भारतीय हो, क्या हो, पैतृक भारतीय हो, उसके पैतृक भारतीय हो, मतलब उनके पैतृक के पास भारतीय नागरिकता हो, भारतीय हो। तो ऐसे बच्चे को, भाई देखो बच्चा तो विदेश में पैदा हो गया, मान लेते कि कोई इंडियन कपल है, वो यूके में जाकर के मतलब वहाँ पर जाकर के अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चा भारत का नहीं हुआ, क्योंकि जन्म का आधार तो कहता है कि भारत में पैदा होगा तो बच्चा भारतीय हो गया। लेकिन अगर बच्चा यूके में पैदा हो रहा है तो क्या उसको भारतीय मानोगे? तो उसी के लिए ये सिस्टम बनाया गया, दूसरा आधार बनाया गया वंश के आधार पर, कि ठीक है, अगर आपका बच्चा यूके में भी पैदा हो रहा है और उसके पैतृक अगर भारतीय है, तो उस बच्चे को भी हम लोग भारत की नागरिकता दे देंगे, ठीक है। हम लोग मतलब हमारा संविधान, ठीक है, भारत का संविधान भी नहीं, भारत के संविधान द्वारा बनाया गया कानून। तो ये कानून हमारे को वंश के आधार पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार करता है, कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके पैतृक भारतीय है, तो उसको सीधे सीधे तौर पर वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। इसके अंदर संशोधन कर दिया है 1992। इसके पहले क्या होता था कि केवल उसके पिताजी भारतीय होना जरूरी होता था, ठीक है। अगर उसकी माता भारतीय है और पिताजी विदेशी है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती थी, ऐसी संतान जो भारत के बाहर पैदा हो रही है, भारत के बाहर पैदा हो रही है। लेकिन भारत के बाहर पैदा होने पर भी अगर उसके पिताजी इंडियन है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अगर महिला इंडियन है, मतलब भारत की कोई महिला किसी विदेशी आदमी से शादी कर लेती है और उनकी संतान होती, तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता और उनकी संतान होती, तो उस बच्चे को वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन 1992 के बाद में इसको खत्म करके ऐसा कर दिया कि दोनों में से कोई भी अगर एक भारतीय है तो उसके संतान को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर 2 था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा पॉइंट, पंजीकरण के आधार पर, बाय द रजिस्ट्रेशन। अरे भैया रजिस्टर भी करवा सकते हैं हम लोग। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या है कि आप भारत सरकार के पास जाकर के बोलो कि रजिस्टर कर लो हमारे को। तो देखिए इसकी कुछ कंडीशन होगी कि आपको भारत का नागरिक बनना है, आप रजिस्टर करवा रहे हैं, तो पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर का मतलब होता है कि अगर आप 7 साल से लगातार 7 साल से लगातार
भारत में रह रहे हो। कहाँ पर? भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, लगातार आप 7 साल से भारत में रह रहे हो, तो पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। तो नागरिकता मिल सकती है, ऐसा नहीं मिली जाएगी, नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए कौन चेक करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय चेक करेगा कि आप 7 साल से भारत में रह रहे हो, तो क्या आपको भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए या नहीं दे दी जानी चाहिए। तो मिल सकती है, ठीक है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति से शादी कर लेता है, भारतीय से शादी कर लेते हैं, तो नागरिकता ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। भारतीय से शादी शादी होने पर पंजीकरण के माध्यम से, देखो भारतीयों से शादी होने पर किस माध्यम से नागरिकता आसानी से मिल जाएगी? तो भारतीयों से शादी होने पर पंजीकरण के आधार पर नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, मिल जाएगी। ये वाली बात आप याद रखिएगा, ठीक बात है। ओके, तो पंजीकरण हो गया। जन्म के आधार पर जो भारत में पैदा हुआ है, माता पिता भारतीय है, कोई दूसरा इलीगल नहीं है, तो उसको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में वंश के आधार पर कि कोई भारत के बाहर भी पैदा हुआ है लेकिन उसके माता पिताओं में से कोई भारतीय है, तो उसको मिल जाएगी। उसके बाद में हमने देखा पंजीकरण के आधार पर कि 7 साल से, ये समय पूछेगा आपसे कितने साल से, पंजीकरण के आधार पर कितने साल से भारत में रहना कंपलसरी है, तो 7 साल से लगातार अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद में आप अगला देखते हैं अपन, तीनों का चौथा, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण देख लेते हैं भैया। देशीकरण क्या हो जाता है? किसी भी आदमी को पकड़ो, किसी भी अंग्रेज को पकड़ो, मिस्टर स्टेफिन्स को पकड़ो और श्यामलाल बना दो, ठीक है। देखिए देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, ठीक है। देशीकरण के आधार का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में 14 सालों से रह रहा हो, पिछले 14 सालों से, कोई व्यक्ति पिछले 14 सालों से भारत में किसी भी सिलसिले में रह सकता है, काम के सिलसिले में रह सकता है, घूमने के सिलसिले में रह सकता है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो पिछले 14 सालों से भारत में रह रहा हो, भारत में रहा हो। दूसरी बात, 14 में से एग्जैक्ट 12 भारत में ही रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 14 सालों में से भाई रह रहा है कोई व्यक्ति, 14 सालों से रह रहा है, लेकिन 14 में से 4 साल वो विदेश चला गया, अपने घर चला गया, तो उसको नहीं मिलेगी। तो 14 में से कम 12 साल तो भारत में ही बिताए हो, तो 14 में से 14 में से 12 ईयर्स, 12 साल भारत में बिताए हो। कहाँ बिताए हो? भारत में बिताए हो। कहाँ बिताए हो? भारत में बिताए हो, भारत में बिताए हो। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में जब आवेदन किया उसने इस आधार पर कि भैया मेरे को देशीकरण से दे दो, तो आवेदन के पिछले 12 महीनों से, 12 माह से, देखो ये 12 साल तो आगे पीछे भी रह सकता है कि 2 साल रहा, फिर 6 महीने जाके रहकर आ गया अपने घर, फिर वापस से आ गया, फिर उसने 4 साल रहा, फिर 6 महीने के लिए चला गया, तो ऐसे 6 महीने करके वो 2 साल के लिए जा सकता है अपने घर। 14 में से 2 साल के लिए जा सकता है ना वो, 14 में से 12 साल भारत में रहे, 2 साल अपने घर पर जाके रहे, या जहाँ जाके रहना वहाँ जाके रहे। लेकिन ये कंटिन्यूस जरूरी नहीं है कि 12 साल कंटिन्यूस होने चाहिए, लेकिन आवेदन करने के पिछले 12 महीनों से कंटिन्यूसली भारत में रहना चाहिए। पिछले 12 महीनों से, पिछले 12 माहों से लगातार सलंग, है ना, लगातार भारत में रहा हो, अदरवाइज उसको मान्यता नहीं मिलेगी, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आवेदन करने के लिए उसको लगातार 12 महीने पहले भारत में रहना पड़ेगा, फिर जाकर के वो फॉर्म भरे। अगर वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक रह लेता है और 1 महीना विदेश में जाके वापस आ जाता है, तो फिर उसको वापस से अगले 12 महीने रहना पड़ेगा, तभी वो आवेदन कर सकता है। भारत में रहा हो, लगातार 12 माह भारत में रहा हो। तो ये तीनों नंबर आप याद रखिएगा कि लगातार पिछले 14 सालों से भारत में रह रहा हो, 14 में से 12 भारत में ही रहा हो, और पिछले 12 महीनों से तो कंटिन्यूसली भारत में रह रहा हो, भारत में रहा हो। ये अगर है तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा देशीकरण करना, उसको देशी बनाना है ना, मिस्टर स्टीफन्स को श्यामलाल, तो कैसे बनाओगे? उसको भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए, और वो भी कौन सी? जो 8वीं अनुसूची में लिखी गई है, वो एट द शेड्यूल के अंदर लिखी हुई 22 लैंग्वेजेस में से 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए उसको। मतलब 8वीं अनुसूची की 22 में से एक भाषा कम से कम आनी चाहिए, ज़्यादा भले सीख ले, एक भाषा कम से कम आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए एक भाषा। कितनी भाषा? एक भाषा। कौन सी अनुसूची की? 8वीं अनुसूची की। कितनी में से? 22 में से। 22 भाषाओं में से एक भाषा उसको आनी चाहिए, ठीक है। आप ये लिख लीजिए,
ठीक है, देशीकरण के आधार पर पिछले 14 सालों से भारत में रहा हो, 14 में से 12 भारत में ही रहा हो, आवेदन करने के पिछले जस्ट 12 महीनों से भारत में रहा हो, और उसको 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद में अब अगला आधार देखते हैं, देशीकरण वाला हो गया फोर्थ। इसके बाद में पांचवा हो जाएगा आपका क्षेत्र अर्जन के आधार पर। ये कोई ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर भारत किसी एक क्षेत्र के टुकड़े पर, किसी एक जमीन के टुकड़े पर किसी भी तरीके से भारत कब्जा करता है या भारत का अधिकार होता है, तो उस क्षेत्र पर रह रहे लोग सीधे तौर पर भारत के लोग हो जाएंगे। क्षेत्र अर्जन मतलब जब, देखिए उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो जो पहले सिक्किम में रहते थे लोग वो सिक्किम देश के लोग थे या सिक्किम निवासी थे। लेकिन जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो भारत ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया, और जैसे सिक्किम पर अधिकार करा तो सिक्किम में रह रहे सारे लोग क्या हो गए, भारतीय हो गए। तो किसी क्षेत्र को अपने अधीन लेने पर, किसी क्षेत्र को भारत के अधीन लेने पर, भारत के अधीन लेने पर, किसी क्षेत्र को भारत के अधीन लेने पर वहां के निवासी अपने आप भारतीय हो जाएंगे, अपने आप भारतीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। वहाँ के निवासी अपने आप भारतीय हो जाएंगे। किसी क्षेत्र को आपने ग्रहण किया, उस ग्रहण करने के बाद में वहाँ के निवासी अपने आप भारतीय हो जाएंगे। तो ये 5 आधार है जिससे इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। इन 5 आधारों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत का नागरिक नहीं बन सकता। तो ये 5 आधारों में से अगर हम फुलफिल करते हैं तो भारत का नागरिक बना जा सकता है, अदरवाइज भारत का नागरिक नहीं बना जा सकता है। अब सवाल आता है कि भारत के नागरिक से हटना हो, अगर भारत की नागरिकता को त्यागना हो तो ये क्या तरीका होता है। तो भारत की नागरिकता त्यागने के तरीके भी देख लीजिए। ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा मामला, लेकिन त्यागने के तरीके पता होने चाहिए आपको। देखिए, अगर क्या हो आपके पास में नंबर 1 त्यागने के तरीके बात कर रहे हैं हम लोग, काहे के त्यागने के, किस चीज को त्यागने के, नागरिकता को त्यागने के तरीके, त्यागने के तरीके। ठीक है, नंबर 1 तरीका होगा आपका कि स्वेच्छा से त्याग दो कि भैया मुझे नहीं रहना। अरे किसी और व्यक्ति का किसी और देश में रिश्ता हो जाए, कुछ हो जाए, रहना, काम धंधा, कुछ भी सेटलमेंट हो जाए, और वो कहे कि नहीं नहीं अब मुझे भारत में नहीं रहना, मुझे उस देश में रहना है, तो जैसे ही वो वहाँ की नागरिकता ले तो वो स्वेच्छा से अपने यहाँ की त्याग दे। तो ठीक बात, एक स्वेच्छा से। दूसरा होता है किसी और देश की नागरिकता लेने पर तो खत्म ही हो जाती है नागरिकता अपने आप से, दूसरा तरीका तो वो भी हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है कि अगर आप 7 साल लगातार बिना भारत में किसी को इन्फॉर्म किए, मतलब अथॉरिटी को बिना बताए अगर आप गायब रहते हैं भारत से, 7 साल भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर, वो भी बिना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, 20 साल का वीज़ा है, काम करने का है, तो उसकी नागरिकता छीन लेंगे, बिना इन्फॉर्म किए 7 साल लगातार अगर बाहर रहते हैं, किस तरीके से, बिना इन्फॉर्म तरीके से, है ना, तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है। और ये भी सरकार अपने सेंस से करेगी कि हाँ भैया ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जो बाहर रहा है वो सही काम के लिए रहा है, गलत काम के लिए रहा है, ये सब देख करके उसकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद में वंचित के आधार पर, कि आपको वंचित कर दे नागरिकता से। अगर आप किसी ऐसे कार्य में लिप्त पाए जाते हैं जो देश हित का नहीं होकर के देश के साथ गद्दारी को साबित करता है, तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो ये नागरिकता त्यागने के आपके पास में तरीके होते हैं। स्वेच्छा से आप त्याग सकते हो 7 साल तक बिना बताए, बिना किसी ऑफिशियल्स को बताए आप भारत से बाहर रहोगे तो नागरिकता त्याग दी जा सकती है, और वंचित करके भी उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। ये तरीके हैं जिनसे हम भारत की नागरिकता को हटा सकते हैं। अब बात आती है आपकी कि भारत का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसको कौन कौन से फायदे होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल है, अनुच्छेद, ये संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये मौलिक अधिकार के हैं। अगली वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 मौलिक अधिकार है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। मतलब कोई विदेशी आदमी अगर भारत में आके रहता है तो उसको बाकी मौलिक अधिकार तो उसको भी मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30, इसके अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये केवल भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार है, सभी लोगों के नहीं है। तो इस प्रकार अगर कोई विदेशी आके भारत में रहता है तो उसके मौलिक अधिकार नहीं होंगे। तो आप इन 5 में से किसी भी तरीके से अगर भारत के नागरिक हो तो ये अधिकार आपके हैं। इसके अलावा बाकी अधिकार तो सभी लोगों के, वो तो हमारे हैं ही, लेकिन उसके अलावा
जो बाकी आर्टिकल है वो केवल विदेशी, मतलब वो ये वाले आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। तो ठीक है, आपको नागरिकता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपने नागरिकता को सीखा समझा, आपको मजा आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताना ऑडियो क्वालिटी कैसी है और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, टॉपिक किस तरीके से समझाया जाए, धीमे करना है, फास्ट करना है। हमारी रेगुलर क्लासेस को हम लोग लाइव क्लासेस में शुरू करने जा रहे हैं। 20 तारीख से हम लोग रेगुलर लाइव क्लासेस लाएंगे, तो आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। सुबह से चालू होगी क्लासेस, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, शेड्यूल और आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।